कमरे में खड़ी कल्पना अलमारी में कपड़े रख रही थी कि तभी पीछे से उसका पति गोविंद आया और गुस्से में बोला, देखो कल्पना, कान खोलकर सुन लो। खबरदार जो अपने मायके के जाने का नाम लिया तो अब ना ही तुम जाओगी और ना ही मैं। आज जो तुम्हारे भाई ने किया है ना, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। यह सुनकर कल्पना घबरा गई। उसने गोविंद के गुस्से से तमतमाए हुए चेहरे को देखा और धीमी सी आवाज में बोली, लेकिन गोविंद, हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने जो तुम मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है ना कि राजू की शादी है। तो गोविंद ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, अरे गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हारे भाई से थोड़े से पैसे मांग लिए। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ जो उसने मुझे झट से मना कर दिया। मैंने तो अपनी ज़रूरत के लिए मांगे थे। मुझे नए माल का इंतजाम करना था। पुरानी पेमेंट आते ही तुम्हारे भाई के पैसे वापस भी कर देता, लेकिन तुम्हारे भाई को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। यह सुनते ही कल्पना ने कहा, गोविंद उसके पास नहीं होंगे, नहीं तो वह मना क्यों करता? आप तो जानते हो घर में शादी का कितना खर्चा है। यह सुनकर गोविंद ने आंख निकालते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, सारा खर्च करने के लिए उसके पास पैसे हैं मगर मुझे देने के लिए नहीं है। अरे मैं उस घर का इकलौता दामाद हूँ और मुझको ही मना कर दिया। मैं तो पेमेंट आते ही वापस कर देता, लेकिन अब कान खोलकर सुन लो कि तुम नहीं जाओगी। यह सुनकर तो कल्पना उसको देखती ही रह गई। अरे गोविंद, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? मेरा इकलौता भाई है, कितने अरमानों से उसकी शादी का दिन आया है। अब तो गोविंद और भी जोर से चिल्लाया, जहाँ पति की इज्जत नहीं है वहां जाओगी क्या तुम? कैसी बीवी हो कल्पना? तभी पीछे से गोविंद की माँ गीता जी आई और गुस्से में बोली, देखो तो जरा, अरे जहाँ पति की इज्जत नहीं वहां तो किसी पत्नी को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुझे तो अपने भाई की शादी में नाचना है। पति की इज्जत की तो तुझे कोई परवाह ही नहीं है। कल्पना ने सासू माँ के तेवर देखे तो बहुत चक्की रह गई। दोनों लोग उस पर एक साथ बरस रहे थे और वह कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। गोविंद को गीता जी हाथ पकड़कर बाहर ले गई और कल्पना कमरे में अकेली रह गई। दोनों के जाते ही उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया और जैसे ही उसके भाई ने हेलो कहा तो कल्पना रो पड़ी। उसके भाई ने घबराकर पूछा, अरे दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? तो कल्पना ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? इकलौते भाई की शादी है और मुझे जाने को मना किया जा रहा है। तूने ऐसा क्या कह दिया अपनी जीजाजी से जो वह मुझे अपने मायके से रिश्ता तोड़ने को ही कह रहे हैं? पैसों की बात हुई है क्या आखिर? तब उसके भाई राजू ने कहा, हाँ दीदी, जीजाजी का फ़ोन आया था और उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि घर में शादी की तैयारी चल रही है। सारे पैसों का हिसाब लगा हुआ है। अगर मैं जीजाजी को दे देता तो बाकी लोगों को पैसे कहाँ से देता? आप तो जानती हो कि मैंने छोटा सा लोन भी ले रखा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जीजाजी इतना बुरा मान जाएंगे। कल्पना रोते हुए बोली, अरे वह तो इतना बुरा मान गए हैं कि मुझे मायके जाने को ही मना कर दिया। जानते हैं कि शादी है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता नहीं सकती कितना बरस रहे थे मुझ पर। साथ में सासू माँ ने भी कह दिया कि जहाँ पति की इज्जत नहीं वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। यह दोनों एक हो चुके हैं, अब बता मैं क्या करूँ? यह सुनकर तो कल्पना का भाई सोच में पड़ गया। उसके ना कहने से इतना बड़ा हंगामा होगा यह उसने सोचा भी नहीं था। उसने थोड़ा रुक कर कहा, दीदी अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं कैसे भी करके जीजाजी को पैसे दे दूंगा। मेरी शादी में मेरी इकलौती बहन ही नहीं आएगी तो मेरी शादी कैसे होगी? कल्पना के कुछ कहने से पहले ही उसके भाई राजू ने फ़ोन काट दिया, जिससे कल्पना का दिल और भी परेशान हो गया कि पता नहीं भाई कैसे इंतजाम करेगा। लेकिन उसको कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर गोविंद के गुस्से को दूर कैसे करे। ऊपर से बाहर बैठी सासू माँ गोविंद को भड़का रही थी। कल्पना धीरे से दरवाजे के पास गई और सुनने लगी। बाहर गीता जी कह रही थी कि मैंने तो पहले ही कहा था गोविंद, तेरी ससुराल किसी काम की नहीं है। वह तुझे पैसे नहीं देंगे मगर तू ही नहीं माना। शादी तो इतनी जोरदार कर रहे हैं लेकिन तुझे देने के लिए 2 लाख भी नहीं है। यह सुनकर तो कल्पना का दिल धक से रह गया। सासू माँ को 2 लाख की रकम इतनी छोटी लगती है कि मेरे भाई से इतनी आसानी से मांग लिया, यह जानते हुए भी कि उसने अपनी शादी में लोन लिया है। मम्मी जी तो हमेशा से ऐसी हैं, मगर गोविंद को क्या हो गया? उन्हें तो समझना चाहिए था कि फिलहाल मेरा भाई पैसे नहीं दे सकता। अब उसे अपनी सासू माँ के साथ साथ अपने पति पर भी गुस्सा आने लगा। कमरे में बैठी हुई वह कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि गोविंद का गुस्सा ठंडा होने पर बात करती हूँ। रात को
जैसे ही गोविंद कमरे में आया तो कल्पना ने बात शुरू की। गोविंद, आपको तो पता ही होगा कि मेरा भाई अपनी शादी लोन लेकर कर रहा है। फिर तो आपको भी उससे पैसे मांगने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी पेमेंट वापस निकालने की कोशिश कीजिए। यह सुनकर तो गोविंद ने आंख तरेरते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तुम समझती क्या हो? क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? आखिरी उम्मीद समझकर तुम्हारे भाई को फ़ोन किया था। मम्मी ने तो मुझसे कहा था कि वहाँ से पैसे मिलेंगे ही नहीं, मगर मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे भाई से फ़ोन करके पैसे मांग लिए। कल्पना को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सब कुछ जानते हुए भी गोविंद ऐसा कर रहा था। गोविंद वापस बिस्तर पर बैठा और जैसे ही कल्पना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो गोविंद पीठ घुमाकर लेट गया। एक तरफ पति था तो एक तरफ भाई। वह सारी रात सोचती रही कि क्या करे। वह नहीं चाहती थी कि गोविंद को पैसे देने के लिए उसका भाई फिर से किसी कर्ज के तले दब जाए। सोने की कोशिश करते करते 4 बज गए, लेकिन आंखों से नींद जैसे और भी दूर होती चली गई। उसकी घबराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी सोते हुए गोविंद की तरफ देखती तो कभी भाई का ख्याल आ जाता। आखिरकार 5 बजे कल्पना ने बिस्तर छोड़ दिया और उठकर घर के कामों में लग गई, लेकिन दिमाग में अपने भाई के शब्द घूम रहे थे कि कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसने जल्दी जल्दी नहा धोकर नाश्ता बनाया और घर के बाकी काम खत्म करते करते गोविंद भी जाने के लिए तैयार हो गया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही गोविंद घर से निकला तो घर में एक पड़ोसन आ गई और कहने लगी, गीता, आज सत्संग शुरू हो रहा है, 5 दिनों का कार्यक्रम है, मेरे साथ चल रही हो क्या? यह सुनते ही गीता जी तुरंत तैयार होकर अपनी सहेली के साथ निकल गईं। तो कल्पना ने एक लंबी सांस ली और तुरंत जाकर अलमारी को खोला। उसने जेवर का डिब्बा खोला और बीच में से अपनी दादी की दी हुई चेन, सोने की मोटी सी चेन उठाई, जिसमें एक सोने का भारी पेंडेंट भी पड़ा हुआ था। उसे देखकर कल्पना को कुछ ख्याल आया और उसने तुरंत उसको एक कपड़े में बांध लिया। उसने तुरंत किसी को फ़ोन किया और उसे लेकर चली गई। कल्पना 1 घंटे बाद गीता जी के वापस आने के पहले ही वापस आ गई। जैसे ही गोविंद दोपहर में खाना खाने आया तो खाना खाते समय उसका फ़ोन बजा। फ़ोन में 2 लाख का मैसेज देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, मम्मी, 2 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। गरम गरम रोटियां सेक रही कल्पना ने सुन लिया, मगर वह चुप रही। गीता जी ने तुरंत कहा कि मगर ये पैसे दिए किसने? तो गोविंद तुरंत बोला, अरे मम्मी, राजू ने ही भेजे होंगे, रुको मैं उसको फ़ोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। गोविंद ने तुरंत राजू को फ़ोन किया। अरे राजू, मुझे यकीन था तुम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही दोगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। यह सुनकर तो राजू हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि अकाउंट में पैसे किसने भेजे हैं। उसने थोड़ी देर बाद कल्पना को फ़ोन किया। गोविंद खाना खाकर वापस चला गया और गीता जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। कल्पना ने अपने कमरे में जाकर फ़ोन उठाया तो उसके भाई ने कहा कि अरे दीदी, जीजा जी के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो भेजे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपने कुछ किया है। बताओ आपने क्या किया है? कल्पना ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुझे याद है राजू, दादी ने मुझे एक सोने की चेन दी थी जिसमें सोने का पेंडेंट था। तो राजू ने कहा, क्या किया उसका? कहीं उसे ही तो। कल्पना ने तुरंत उसकी बात काटकर कहा, देख राजू, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मेरे इकलौते भाई की शादी में जाने से रोका जाए, बस इसीलिए मैंने उसको गिरवी रख दिया। जब गोविंद तुझको पैसे वापस देंगे ना तो मुझे दे देना और मैं अपनी चेन छुड़ा लूँगी। राजू ने तुरंत गुस्से में कहा कि दीदी, मुझे बताओ आपने चेन कहाँ पर गिरवी रखी है, मैं अभी उसको छुड़ा कर लाता हूँ। लेकिन कल्पना ने मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई, फिलहाल तेरी शादी पहले है और बाकी सब बाद में। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ हाँ, शादी पहले है और बाकी सब बाद में, पति की इज्जत भले चली जाए। कल्पना ने तुरंत पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो गीता जी खड़ी हुई थी। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों से देख रही थी। कल्पना के हाथ कांप गए और तुरंत उसके हाथों से फ़ोन छूट गया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कॉल काट दिया। गीता जी पूरा जोर लगाकर चिल्लाई, मैं भी सोच रही थी कि जिसने 2 लाख रुपए देने को मना कर दिया था उसने अचानक पैसे कहाँ से भेज दिए।
यह तो अपने ही घर में चोर निकला है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेन गिरवी रखने की? अरे अगर गिरवी रखना होता तो गोविंद खुद नहीं रख देता। अभी गोविंद को बुलाती हूँ, आज तेरी खैर नहीं। अब तो कल्पना खड़ी खड़ी डर के मारे कांप रही थी और गीता जी ने देखते ही देखते गोविंद को फोन कर दिया। गोविंद, बस 2 मिनट में घर आ जा। आज तेरी महारानी ने वो किया है जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। गोविंद ने पूछा भी, लेकिन गीता जी ने उसे सीधा घर आने के लिए कहा और फोन काट दिया। घबराया हुआ गोविंद कुछ ही देर में घर आ गया। वह घर में घुसा तो देखा कि गीता जी आंगन में गुस्से से तमतमाई हुई बैठी हैं। वह घर में घुसा तो देखा कि गीता जी आंगन में गुस्से से तमतमाई हुई बैठी हैं। उसने देखते ही पूछा, अरे मम्मी क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया कल्पना ने? गोविंद की आवाज़ सुनकर कल्पना भी कमरे से बाहर निकल आई। गीता जी तेज आवाज में बोली, बड़ा धन्यवाद कह रहा था ना तू अपने साले को? सोच रहा था कि इसने तुझे पैसे भेज दिए। अरे इस महारानी से पूछ पैसे कहाँ से आए हैं। गोविंद के चेहरे पर एकदम से चिंता की लकीरें नजर आने लगी। उसने तुरंत कल्पना की तरफ देखा जो डरी हुई खड़ी थी। उसकी खामोशी को देखकर गीता जी ने कहा कि अब बोलती क्यों नहीं है? बता गोविंद को कि तूने चेन कहाँ गिरवी रखी है। यह बात सुनकर तो गोविंद के होश उड़ गए और उसने भी जोर से कहा, कल्पना, मम्मी क्या बोल रही हैं? तुमने चेन गिरवी रखी है क्या? तो कल्पना ने कहा, हाँ गिरवी रख दी, क्योंकि तुम अपने चक्कर में मेरे घर का रास्ता बंद कर रहे थे। तुमने मेरे भाई पर इतना दबाव बना दिया कि जैसे ही उसको तुम्हारे गुस्से का पता चला तो वह पैसे के जुगाड़ में लग गया, जबकि वह पहले ही लोन ले चुका था। फिर तो गीता जी जोर से चिल्लाई, तो क्या इसका मतलब तू चेन गिरवी रख देगी, वो भी हमसे बिना पूछे? अरे जुगाड़ कर भी रहा था तो क्या हो गया? तुझे भाई की तो फिक्र है मगर पति की नहीं। अरे कैसी बीवी है तू? यह बात सुनकर तो मानो कल्पना की रगों में खून की जगह लावा दौड़ने लगा। उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहकने लगे। गोविंद ने कहा कि कल्पना, अब जवाब क्यों नहीं देती हो? फिर कल्पना जोर से दहाड़ पड़ी, अपने बेटे की तो आपको बड़ी परवाह है मगर दूसरे की नहीं। जब मेरा भाई लोन ले सकता है तो आपका बेटा क्यों नहीं? और मैंने अपनी दादी की दी हुई चेन गिरवी रखी है, ना कि आपकी कोई अमानत। गीता जी बौखला कर बोली, अरे जो इस घर में आया वो इस घर का है। तू कौन होती है इसका फैसला अकेले करने वाली? इस बार कल्पना ने गुस्से में कहा, जो आपने दिया था वो अलमारी में रखा है। आप जैसे लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। मेरे भाई से पैसा लेना तो चाहते हैं मगर खुद इंतजाम करना नहीं चाहते, जबकि वह भी कुछ गिरवी रखकर ही लोन लेने वाला था। जब वो ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपको ज़रूरत है तो अपने पैसे का इंतजाम खुद कीजिए, और वैसे भी पैसे तो आपको मिल गए हैं ना। गोविंद तो माथा पकड़ कर बैठ गया। अब तो गीता जी और भी गुस्से से चिल्लाई, बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली। भाई का नाम लेकर हमारा पैसा हमें ही दे रही थी और हमसे वापस लेकर अपनी चेन भी छुड़ाने वाली थी। गोविंद हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था मगर कल्पना ने सासू माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा इसलिए करने वाली थी क्योंकि आप लोगों का डर था, मगर अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने अपनी चीज़ को गिरवी रखा है, आपकी नहीं। गोविंद, मैंने वही किया है जो एक बहन को करना चाहिए था, और कान खोल कर सुन लो, मुझे अपनी भाई की शादी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल्पना की बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। कल्पना की बातों ने गोविंद को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन गीता जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बड़ी अकड़ है इसके अंदर। चैन इसकी दादी की थी तो क्या ये मालकिन हो गई? अरे शादी में हमारे यहाँ आई तो चैन हमारी हुई ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला लेने की? अच्छा खेल खेला है इसने कि अब चैन तुझको छुड़ानी पड़ेगी। मैंने इतनी चालाक औरत नहीं देखी गोविंद। गीता जी ने गुस्से में हमेशा की तरह अपनी बेटी को पूनम को फ़ोन लगा दिया। वह उसको सारी खबर देने ही वाली थी कि उधर से पूनम ने कहा, अरे मम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या है ना कि आपके दामाद को कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़रा गोविंद भैया से कहिए कि हमें 1 लाख रुपए भेज दें। यह सुनते ही गीता जी का चेहरा उतर गया और उन्होंने सामने बैठे हुए गोविंद को देखा। उन्होंने पूनम का फ़ोन काट कर गोविंद से कहा, गोविंद, तेरी बहन को 1 लाख की ज़रूरत है। यह सुनकर गोविंद उनके चेहरे को फटी आंखों से देखने लगा। उसने तुरंत कहा, अरे मम्मी, आप तो जानती हो मेरे हालात कैसे चल रहे हैं, मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ? अब गीता जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी से क्या कहे। तभी कल्पना अंदर से आई और बोली, मम्मी जी, क्या आपकी बेटी के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है? जब मैं गिरवी रखकर अपने पति की मदद कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं?
गोविंद, आज जिस स्थिति में तुम हो ना, इसी स्थिति में तुमने भी मेरे भाई को खड़ा कर दिया था, और जैसा आज तुम महसूस कर रहे हो वैसा ही मेरा भाई महसूस कर रहा था। उसने तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हें इतना बुरा लगा, तो आज तुम भी अपने जीजा जी को मना करके देखो, और मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बहन क्या करती है। गोविंद कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन गीता जी ने कहा, अरे मेरी बेटी है वो, उसको ज़रूरत है पैसों की। मुझे कुछ नहीं पता गोविंद, तुझे मदद करनी पड़ेगी। मैं अभी पूनम को फ़ोन करके हाँ कह देती हूँ। गीता जी ने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, लेकिन गोविंद ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर कहा, दीदी फ़िलहाल तो मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता, मैं तो खुद मुसीबत से गुज़र रहा हूँ। तो उधर से पूनम ने कहा, इंतज़ाम नहीं कर सकते? अरे कैसे भाई हो तुम, जो अपने जीजा जी को मना कर रहे हो? भूल गए कि तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तो गोविंद ने कहा, दीदी मुझे सब याद है, मगर अभी तो कल्पना ने अपनी दादी की चेन गिरवी रख कर पैसे दिए हैं। सच में मैं बहुत परेशानी है। तो पूनम ने बौखला कर कहा, तो मैं क्या करूं? तुम कैसे भी अपनी जीजा जी की मदद करो, चाहे भाभी को कुछ गिरवी क्यों ना रखना पड़े। मैं क्या जवाब दूंगी उनको कि मेरा मायका किसी लायक ही नहीं है? यह सुनकर तो गोविंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसने कल्पना को देखा, और गीता जी की तरफ भी, जो अब गोविंद से नजर नहीं मिला पा रही थी। कल्पना ने तुरंत गोविंद के हाथ से फ़ोन लिया और कहा, दीदी जैसे मैंने अपने पति की मदद के लिए चेन गिरवी रखी है, वैसे ही आप भी कुछ गिरवी रखकर अपने पति की मदद करो। हमें रिश्तों की दुहाई मत दो, और अपने रिश्तों पर, अपने मायके पर इतना बोझ मत डालो कि रिश्ते ख़त्म हो जाएं। इतना कहकर कल्पना ने फ़ोन काट दिया और गीता जी से बोली, मम्मी जी, कुछ देर पहले आप मुझे कह रही थी कि कैसी बीवी है तू, लेकिन ज़रा अपनी बेटी को भी देखिए, जो ना तो अच्छी पत्नी है, ना बेटी है, और ना बीवी। मैंने तो अच्छी बहन और बीवी बनकर दिखा दिया, मगर आपकी बेटी अच्छे संस्कार भी नहीं दिखा पाई, और ना ही आपका बेटा अच्छा पति बन पाया। और गोविंद, अब तुम्हें समझ आ गया ना कि मेरे भाई ने किस मजबूरी में मना किया होगा, और तुम्हारा गुस्सा करना हम दोनों बहन भाई को कैसा लगा होगा। अब तो गोविंद कल्पना की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कल्पना की बातों में जो सच्चाई थी उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता था। अब वह अपनी कही हुई बातों पर ही शर्मिंदा हो रहा था और नज़र झुकाकर बैठा था। कल्पना खुशी खुशी भाई की शादी में शामिल हुई, और गोविंद भी। उसने कल्पना से कहा, कल्पना, तुमने अपनी समझदारी से सभी रिश्तों को संभाल लिया। तुम्हारी समझदारी से मुझे पैसे भी मिले, और तुम्हारे भाई पर भी बोझ नहीं पड़ा, और एक तरफ मेरी बहन है जो मुझे ही दबाने की कोशिश कर रही थी। तुमने अच्छा किया, वरना आज मैं तुम्हारे भाई से नज़र भी नहीं मिला पाता। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी चेन वापस ला कर दूंगा। इसके बाद दोनों ने राजू की शादी का आनंद उठाया, और बाद में पैसों का इंतज़ाम होने पर गोविंद ने कल्पना की चेन को भी पैसे देकर छुड़ा लिया। इस घटना के बाद से दोनों का रिश्ता और भी खूबसूरत हो गया था, क्योंकि अब उसमें भरोसा और एक दूसरे की इज्जत थी।